आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं रेन और रिवर प्रॉब्लम्स के। इन सारे क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी का, ये सबसे बड़ा इशू आता है। यूजुअली जो रेन प्रॉब्लम्स होते हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, और जो रिवर प्रॉब्लम्स होते हैं वो रिजल्टेंट वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। लिख दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए, यूजुअली river problems are of resultant velocity. River problems are of resultant velocity, and rain problems are of relative velocity. Rain problems are of relative velocity. ठीक है। नीट 2019 में रिवर क्रॉसिंग का एक क्वेश्चन सिंपल सा आ गया था। मैं रेन वाले सवाल पहले अभी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। अ लेडी वॉकिंग ड्यू ईस्ट, a lady walking due east on a road with velocity of 10 meters per second. A lady walking due east on a road with a velocity of 10 meters per second encountered rains falling vertically. इस सवाल में क्लियर दिया है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, उस बात पर ध्यान दे दें। encounters rain falling vertically, तो रेन फॉलिंग वर्टिकली को अंडरलाइन कर सकते हैं with a velocity of 30 meter per second. 30 meter per second. At what angle she should hold the umbrella? At what angle she should hold the umbrella to protect herself from the rain? खाली एंगल ही पूछा है। लेडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और रेन की स्पीड अच्छा बढ़िया मीटर पर सेकेंड में ही दी है। At what angle she should hold the umbrella to protect herself from rain? ये सवाल में क्लियर बताया गया है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, और डायरेक्शंस को ज्यादा स्पेसिफाई की नहीं गई हैं कि वो ईस्ट जा रही है कि वेस्ट जा रही है। ये बड़ा आसान काम हो गया हमारे लिए। तो बस रेन एक्चुअली ऐसे गिर रही है, और मे भी लेडी इधर जा रही है, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू लेडी निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ लेडी करूंगा, यानी लेडी की वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर दूंगा। ये माइनस VL हो गई, शायद ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई, बस ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू लेडी हो गई। और ये एंगल वर्टिकल से इस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। ये अगर वो मैग्नीट्यूड पूछ लेता, ये तो हमेशा एक ट्रायंगल तो बनता ही है। ट्रायंगल बनता है तो VR² प्लस VL²। तो लेडी को रेन की वेलोसिटी अपीयर होगी वो इतनी होगी, 10² प्लस 30² का रूट। जितनी तेज ये लेडी भागेगी ना, उतनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। इसकी स्पीड अगर और बढ़ जाएगी ना लेडी की, तो रेन और तेज उसको भिगोएगी। रेन की वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, बस एंगल से ही है। वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा उसने एंगल कहाँ से मांगा है। शायद यूजुअली वर्टिकल से ही मांगता है। tan theta is equal to perpendicular upon base VL by VR, और मेरे ख्याल से 1/3 है। लेडी की वेलोसिटी 10 है और रेन की वेलोसिटी 30 है। मैग्नीट्यूड भी मांग सकता था कि रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, और एंगल भी मांग सकता है। अंदाजन बताइए कि थीटा लगभग कितना होगा। थीटा जो है वो tan इनवर्स 0.3 टाइप का है कुछ। अप्रोक्सीमेटली ये थीटा किस रेंज में लाया करेगा?
अब tan ऑफ 30 डिग्री देखें तो 0.577 आता है। एक हमें से कम tan 23 डिग्री भी आता है ये वाले ट्रायंगल से, 12, 5 और 13 वाले ट्रायंगल से। ये 23 होता है ये वाला एंगल, 2 और 3 से मिलके 23 होता है एंगल। tan 23 डिग्री भी आता है और वो है 5/12। 5/12 यानी कितना हो जाएगा, 0.4 टाइप हो जाएगा ये शायद, क्योंकि 1/12 मुझे याद है ना 0.0833, ये तो याद रखना बड़ा जरूरी है। गैस कांस्टेंट में 1/12 इंटू 5 कर दूंगा तो ये 0.41 टाइप आ जाएगा, उससे भी कम आ रहा है। तो ये शायद 10 इनवर्स 0.33, मेरे ख्याल से 18-20 डिग्री टाइप कुछ आ जाएगा, 18 डिग्री करीब 0.3 आ जाएगा। और बाकी हमें वो पता है कि हम इसको उल्टा करेंगे, हम बोलेंगे थीटा इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 0.3, इससे थीटा निकलेगा। थीटा अगर आपके पास डिग्री में है और आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, थीटा अगर आपके पास डिग्री में है और आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करें, इससे आपको थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अपन इस सवालों के बारे में जानते हैं कि आदमी को हमेशा ये फील होता है कि बारिश उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ऐसा लिख दीजिए, इट ऑलवेज अपीयर्स दैट रेन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मूविंग पर्सन। रेन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मूविंग पर्सन, क्योंकि वो मैं माइनस वीएम करके ऐड करता हूँ ना, ये वी रेन है और ये माइनस वीएम है, मैं माइनस वीएम करके इसमें ऐड करता हूँ तो बारिश इधर आ गई। पहले उधर बारिश सीधी कर रही थी पर आदमी की तरफ जहां भी है, जहां आदमी जा रहा है वहीं बारिश आ रही है। रेन ऑलवेज फॉलोज, बस रेन फॉलो इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रेन, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। A man is walking on a level road. A man is walking on a level road at a speed of 3 km per hour. Man is walking on a level road at a speed of 3 km per hour. Raindrops fall vertically. Raindrops fall vertically with the speed of 4 km per hour. Raindrops fall vertically with the speed of 4 km per hour. अभी भी रेन उसने कह रहा है वर्टिकली गिर रही, देखिए। Find the velocity of raindrops with respect to men. Find the velocity of the raindrops with respect to men. और आप ऑप्शंस में देख रहे हैं कि उसने एंगल भी दिया है। रेन अभी भी वर्टिकली गिर रही है, रेन अभी भी वर्टिकली गिर रही है। रेन अभी भी वर्टिकली गिर रही है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है जो कि 3 है, नहीं So 4 4 है। है। और यूनिट्स पे ध्यान दे देंगे आप, kmph वाली है किलोमीटर पर आवर। और फिर से कुछ ज्यादा उसने डायरेक्शनों के बारे में नाटक किया नहीं है। मैन की स्पीड यहाँ 3 है तो हम यहाँ 3 ले लेंगे और 4 और 3 का रिजल्टेंट ये 5 आ जाएगा। और एंगल अगर वर्टिकल से बताएंगे तो tan थीटा है 3/4, शायद 37 डिग्री, छोटा एंगल है। अगर tan थीटा 1 आ रहा होता तो आंसर 45 डिग्री होता। आंसर उससे कम आ रहा है, छोटा एंगल है, 1 से कम आ रहा है मतलब छोटा एंगल है, 37 डिग्री ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछेगा और डायरेक्शन पूछेगा। डायरेक्शन में थोड़ा परेशानी आपको हो सकती है, डायरेक्शन को आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। फिर से कह रहा है, थर्ड कह रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, अभी भी कह रहा है वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन तो वर्टिकली ही गिर रही है, पर कह रहा है विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम।
at a speed of 12 meters per second in east to west direction, 12 meters per second in east to west direction, at what angle with the vertical, should a boy hold umbrella to protect himself from the rain? अब आप क्या बोलते हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है या रिजल्टेंट वेलोसिटी का? Resultant. हाँ शाबाश। अगर रेन भी चले और मैन भी चले, दो लोग जो चल रहे हैं वो यदि आपस में एक दूसरे को देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन। और यहाँ तो जो ऑब्जर्वर है वो तो रेस्ट पे ही है। लिख दीजिए, द रेन विल फॉल इन स्पेस, जहां भी गिरेगी, with resultant velocity. लिख दीजिए साफ साफ, when observer himself is in motion, then it is a case of relative velocity. जो ऑब्जर्वर है वो जब खुद मोशन में हो तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का केस बनता है, ठीक है। तो अब बताइए क्या आंसर है। रेन तो वर्टिकली गिर रही है। इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, इसमें हम डायरेक्शन का कन्वेंशन फॉलो करेंगे ना, वो वर्टिकल प्लेन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मानेंगे। लिख दीजिए, इन दीज डिस्कशंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट शुड बी कंसिडर्ड इन वर्टिकल प्लेन। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये प्लस आई कैप है, ये प्लस जे कैप है, माइनस जे कैप है। ये वर्टिकली अपवर्ड्स जो है वो प्लस जे कैप है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो है वो माइनस जे कैप है। वैसे तो चारों डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। अगर हो सके तो आपको हर क्वेश्चन के आगे वो चिपका देना चाहिए, आईजे, हर इंफॉर्मेशन के आगे आईजे चिपका देना चाहिए। When a rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second, ये तो velocity of rain मेरे ख्याल से हो गई -35 j कैप। Wind starts blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. तो जो velocity of wind है ना वो है -12 i कैप। अब हमें इन दोनों का रिलेटिव नहीं निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। जो रिजल्टेंट है वो है, एक वेक्टर यहाँ है और एक वेक्टर यहाँ है, तो मैं भी रिजल्टेंट तो ऐसा मैं ले लूंगा -35 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। पर उसने सिर्फ एंगल पूछा है, तो फिर अब हम ये डायग्राम बना लेते हैं कि रेन तो यहाँ गिर रही है और विंड जो है वो यहाँ जा रही है और इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा। ये रिजल्टेंट है, ये ध्यान रखिए। मैंने तो शुरू में कहा था कि रेन प्रॉब्लम्स जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम होते हैं, पर आज रेन प्रॉब्लम भी एक रिजल्टेंट वेलोसिटी का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो तो रेस्ट पे ही है। रेन के ऊपर दो वेलोसिटी है, एक खुद रेन की और एक विंड की। रेन के ऊपर दो वेलोसिटी है, एक खुद रेन की और एक विंड की। तो ये रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अब अगर ये एंगल में देखूं थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस
तो ये 12 है, मेरे ख्याल से 12/35, tan थीटा 12/35 आ गया। अब वो पता नहीं ऑप्शंस में इसको किस तरह से दिया जाए। और क्वेश्चन यही था अम्ब्रेला, हाउ शुड ही होल्ड द अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला तो मेरे ख्याल से उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, अम्ब्रेला तो उसको यहाँ रखना पड़ेगा ना, तो ये डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला कहलाएगी, ये डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला कहलाएगी। तो सारी प्रॉब्लम अब ये है कि आप अम्ब्रेला को क्या बोलोगे, टुवर्ड्स ईस्ट बोलोगे कि टुवर्ड्स वेस्ट बोलोगे, अम्ब्रेला को टुवर्ड्स नॉर्थ बोलोगे, टुवर्ड्स साउथ बोलोगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ कॉन्फिडेंस एकदम गड़बड़ हो जाता है हमारा। बताइए, जवाब दीजिए। नॉर्थ ईस्ट। बस ऐसे ही ऑप्शन है, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। Towards east. Towards east. टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट सही जवाब है। ये डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ ईस्ट है, एक्चुअली तो नॉर्थ ईस्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का तो मतलब होता है 45 डिग्री। तो हम चाहे तो इतना ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं इस एंगल को कि tan इनवर्स 12/35 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये आंसर दे सकते हैं। नॉर्थ से बिगिन करते इतना ईस्ट की तरफ जाना है, डायरेक्शन ये है। बारिश तो ऐसे गिर रही है पर छतरी की डायरेक्शन ये है, बारिश की डायरेक्शन पूछेगा तो इधर है आंसर, साउथ वेस्ट में, और छतरी की डायरेक्शन तो वो ऊपर की तरफ बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन में हम लोग थोड़े वीक रहते हैं, उसे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आने हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आने हैं। हर चैप्टर में जो इजीएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है ये आने हैं, ये आप भी समझते हैं। और इससे ज्यादा आसान क्या होगा टेस्ट जो हमने अब की बार दिया था। मेरे हिसाब से तो एकदम यही रियलिस्टिक लेवल है। ठीक है, थोड़ा बहुत उटपटांग रहा होगा, कहीं कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी वगैरह कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत शायद हो सकते हैं, पर आज स्कोर अभी और बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। 600 तो आपको क्रॉस करना ही चाहिए। पहला था टेस्ट आपका फुल 11th और फुल 12th का, इसलिए जरूर स्कोर थोड़ा सा कम दिखा है। पेपर का लेवल मैं ऐसे ही रखूंगा करीब करीब जैसा आपके पास था। अब केवल ढूंढिए कि कौन कौन से टॉपिक्स, ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स जो है ना, इनको ढूंढिए और उन्हें कवर करिए सभी सब्जेक्ट्स में। और अभी 15-20 दिन टेक्स्ट का लालच मत करिए, टेक्स्ट मत पढ़िए अभी 20 दिन, 15-20 दिन हो सके तो टेक्स्ट को अवॉइड करिए। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा टेक्स्ट को मत पढ़िए। इजी क्वेश्चंस छांट छांट के करते जाइए। एनटीए के पेपर भी भले ही खराब हैं, पर फिर भी एनटीए है इसलिए वो देना ठीक रहेगा। उसमें भी आपको जो मालूम है, मतलब ये मैं तो शायद लगभग मान सकता हूँ कि हाँ क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी से ही रहेगा। या बायोलॉजी की बातें करें तो बस ऑप्शंस ट्विस्टेड रहेंगे, अभी पूरा पेपर एनसीईआरटी से रहेगा। और अदरवाइज ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हम आज कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड हैं। 2019 को बिल्कुल रेफरेंस मान लें, सिर्फ बाउंड्री, सिर्फ सरफेस कवरेज करें, बहुत डीप ना जाएं। हमारे रजिस्टर्स में भी बहुत डीप कंटेंट है, तो थोड़ा थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं। हम पहले बोलते थे कि जहाँ चैप्टर एंड होता है वहां से क्वेश्चंस आते हैं, पर अभी इस साल जहाँ चैप्टर शुरू हो रहा है वहां से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, देखिए a girl standing on a road has to hold her umbrella. The girl standing on a road has to hold her umbrella at 30 degrees the vertical. At 30 degrees with the vertical to keep the rain away. A girl standing on a road has to hold her umbrella at 30 degrees with the vertical to keep the rain away. अब गर्ल खाली खड़ी हुई है, इसका मतलब अब ये पहला सवाल है जिसमें हमने कहा है बारिश वर्टिकली नहीं गिर रही है। A girl standing on a road has to hold her umbrella at 30 degrees with the vertical to keep the rain away. Full stop. She throws the umbrella
and starts running at 10 kilometer per hour. बारिश से भी उसको लगा कोई फायदा तो हो नहीं रहा, उसको लगा तेज दौड़ के घर पहुंच जाए। और जितना तेज हम दौड़ते हैं ना, बारिश की वेलोसिटी हमारे रिस्पेक्ट में उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप होती है ना। जितना तेज आप दौड़ते हैं, बारिश की वेलोसिटी भी उतनी बढ़ जाती है। तो तेज दौड़ने से कोई फायदा नहीं होता, मस्त चले बिंदास डांस करते हुए। She throws the umbrella and starts running at 10 kilometers per hour. To stop. She observes that, she finds that raindrops are hitting her head vertically. अब raindrop vertically गिर रही है। Raindrops are hitting her head vertically. Speed of the raindrop with respect to the road is, speed of the raindrop with respect to the road is 20 kilometer per hour. 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब ये सवाल है कि मैंने दो केस पढ़ाए थे, दो सिंपल केस पढ़ाए। एक तो वो कि जब रेन वर्टिकली गिरती है, जब रेन वर्टिकली गिरती है तो आदमी ऐसा जाता है। जब रेन वर्टिकली गिरती है तो ट्रायंगल ये बनता है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन होती है, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होती है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होती है। ये वो केस था जब रेन वर्टिकली गिर रही थी। अब रेन ऐसे गिरती है, आदमी इधर जाता है और ये माइनस Vm हो गया, एंड रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। ये अगला केस। इस साल मुझे उम्मीद है रेन का ही प्रॉब्लम आएगा और कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। रिवर लास्ट ईयर आ चुका है, रेन का ही सवाल आएगा। तो अब क्या है कि बस अब तो ये स्पीड तो मुझे ड्यू है 10, और ये एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन इन स्पेस है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन है ग्राउंड पर के रिस्पेक्ट में, या ग्राउंड पे जो कोई ऑब्जर्वर स्टेशनरी खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में। अब इसमें tan थीटा जो है कभी नेगेटिव साइन पर डालते नहीं है, tan थीटा नहीं लेते, सॉरी। मुझे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। sin theta is equal to 10 upon hypotenuse. So hypotenuse is equal to 10 upon sin 30. तो आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। रेन एक्चुअली ऐसे गिर रही है, आदमी इधर जा रहा है और रेन आदमी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। यहाँ रेन ऐसे गिर रही थी, रेन ऐसे गिर रही थी, और मेरे को ऐसे गिरती हुई दिख रही है। जब मैं दौड़ना शुरू किया, रेन ऐसे गिर रही थी, पर वो मेरी तरफ आ गई ना। मैं तो यहाँ हूँ, वहाँ दौड़ वहाँ रहा हूँ, तो बारिश और ऐसे स्ट्राइक करती है। और ये वेलोसिटी ऑफ बारिश स्पेस है, ये वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ द रेन इन स्पेस है। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा मांगा क्या है, निकाल तो आप सब कुछ सकते हैं, ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि मांगा क्या है। इतना सवाल एक पर्याप्त सवाल होगा, ये एक सफिशिएंट क्वेश्चन होगा इस साल के नीट के लिए, ठीक है। ऑल राइट। फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन ये है, ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है कि लिख दीजिए कि when a man is running with a speed of 5 meters per second, when a man is running the speed of 5 meters per second, then appears to fall vertically, then appears to fall vertically. Full stop. When rains double the speed,
when the man doubles the speed, when man doubles the speed, the rain appears to be falling. The rain appears to be falling on the man at an angle of 30 degree to the vertical. At an angle of 30 degree to the vertical. Find the actual velocity of the rain in space. पहले मैं ये आपको बता रहा हूँ, वो जो बॉय है ईस्ट की तरफ दौड़ रहा था, बॉय ईस्ट की तरफ दौड़ रहा था. 5 meter per second. हैं? 5 meter per second. नहीं, शायद पहले ऐसा केस रहा होगा कि जरूर ये वेलोसिटी ऑफ रेन है और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये माइनस द वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो इसे वर्टिकली दिख रही है, तो वर्टिकली दिख रही है. पहले ये रहा होगा, पहले और तो जानकारी दी नहीं है. हाँ, आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है, बस इतना ही कहा. बाद में जब उसने स्पीड डबल कर दी तो ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा. ये तो है नहीं कुछ, वेलोसिटी ऑफ रेन है और ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन है न्यू, और ऐसे जा रहा है. अब ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमेट्रिक ट्रायंगल्स हैं. जरूर ये भी पहले 5 रहा होगा और जरूर ये भी पहले 5 रहा होगा और ये एंगल भी पहले 30 डिग्री रहा होगा, क्योंकि स्पीड उसने डबल किया तो ये चीज यहाँ से यहाँ आ गई. एक्चुअल वेलोसिटी रेन की ये है. पहले रेन ऐसे गिरते हुए दिख रही थी, अब रेन ऐसे गिरती हुई दिख रही है और ये दोनों साइड बराबर हैं और ये बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, सिमेट्रिक ट्रायंगल्स हैं. और इसलिए बस फिर से वही हो गया sin 30 इसी को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो जो हाइपोटेन्यूज है वो 10 है और ये रेन की एक्चुअल स्पीड, रेन की एक्चुअल तो वैसे ये है, ये तो रेन की मैन के रिस्पेक्ट में है नहीं वाली, पर सिमेट्री से ये दोनों बराबर है. बस आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि आप डायरेक्शन क्या बताओगे. डायरेक्शन वो 30 डिग्री तो बोल ही रहा है, ईस्ट ऑफ साउथ बोल सकते हैं. यहां से आते हुए दिख रही है, यहां से ये रेन की डायरेक्शन, ये रेन की डायरेक्शन. तो आप ये भी बोल सकते हैं 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यहां से आते हुए दिख रही है, यहां से. एक्चुअली आपको यही शायद डायरेक्शन बोलनी पड़ेगी. आप जब ऊपर देख रहे हैं तो आपको बारिश यहां से आती हुई दिख रही है, आपको यही डायरेक्शन बोलनी पड़ेगी. डायरेक्शन थोड़ा सा ऑप्शन दोबारा ध्यान से देख लीजिएगा, डायरेक्शन की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी. दो केस बनते हैं, या तो रेन वर्टिकली आ रही है या वर्टिकली गिरती हुई दिख रही है. दो केस बनते हैं. इसमें थोड़ा सा एडवांस केस दे रहा हूं, हल्का सा एडवांस केस अब आपको दे रहा हूं. देखिए, a person moves due east at a speed of 6 meters per second. A person moves due east at a speed of 6 meters per second, and the wind appears to be blowing to south. Wind appears the word पे ध्यान दीजिए जरा. Wind appears to be blowing towards south at a speed of 6 meters per second. Appears to be blowing towards south at a speed of 6 meters per second. दोनों 6 हैं. Full stop. Appears को अंडरलाइन कर दीजिए.
आगे कह रहा है द पर्सन डबल्स द स्पीड, पर्सन डबल्स हिज वेलोसिटी, पर्सन डबल्स हिज वेलोसिटी, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड, find the relative velocity of the wind with respect to men. With respect to men, ऐसे कुछ ऑप्शन है 6 route to south east, 6 route to south west, 5 route to north east और 5 route to north west. हाँ ये थोड़ा एडवांस्ड है नीट के हिसाब से, दो देर आर नो गारंटीज। जो 650 के आसपास स्कोर लाना चाहते हैं वो कर लें तो बेटर है, ना करें तो खैर कोई दिक्कत नहीं। अगर इजीली हो जाता है तो कर लीजिए, नहीं तो इस स्टेज पे आके ज़्यादा नए क्वेश्चनों के लिए परेशान ना हुई। पर्सन मूव जो ईस्ट, क्वेश्चन ये कह रहा है ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन है 6 i कैप, ईस्ट में जा रहा है and the wind appears to be blowing to south. So velocity of wind with respect to man ये है -6 j कैप। Now velocity of wind with respect to man होता है velocity of wind minus velocity of man। तो ये -6 j कैप जो है ना, ये है velocity of wind, of course वेक्टर फॉर्म में -6 i कैप man की velocity। तो velocity of wind, actual velocity of wind स्पेस में ये है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड स्पेस में ये है। ये एक्चुअल हो गई। देखो उसने कहा था कि मैन तो यहां जा रहा है, ये 6 i कैप है, एंड वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन इनिशियली ये -6 j कैप। इस इक्वेशन में जब मैंने डाल दिया तो ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द विंड इन द स्पेस निकला है। इसे अभी विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल अभी बाकी है। खाली इतना सा भी सवाल आपको आ सकता है, अभी सवाल बाकी है। अब कह रहा है पर्सन ने वेलोसिटी डबल कर दी, तब उसकी वेलोसिटी हो गई 12 i कैप। सेकंड सिचुएशन ये है, वो तो फर्स्ट सिचुएशन थी। सेकंड सिचुएशन ये है कि वेलोसिटी ऑफ द मैन इज 12 i कैप एंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द विंड तो आप जानते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द विंड 6 i minus 6 कैप है। अब वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन नई परिस्थिति में, नई सिचुएशन में ये होगी वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ विंड है 6 i minus 6 j और अब मैन की वेलोसिटी है -12 i, तो जाएगा -6 i minus 6 j। तो आंसर तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन का आंसर तो 6 √2 आ जाएगा। डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, ये इधर है और ये इधर है, तो ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट, या तो आप इसे नॉर्थ ईस्ट कह दीजिए या साउथ वेस्ट कह दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में तो 5 √2 है, साउथ वेस्ट इसका सही जवाब। ये एडवांस सवाल हो गया, ये कठिन सवाल हो गया और करीब 10 सवाल तो ऐसे आएंगे। 35 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आसान आएंगे, पर 10 क्वेश्चंस तो आपको थोड़ा तंग करेंगे। हालांकि वो 10 क्वेश्चन काफी हद तक थ्योरी से होने की उम्मीद ज्यादा है। ये जो डायरेक्शन है इसको हम बोल सकते थे कि विंड नाउ अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट and is going towards southwest। वो तो अच्छा नॉर्थ ईस्ट पे ऑप्शन होता और साउथ वेस्ट भी ऑप्शन होता 6 √2 के साथ, तो मैं थोड़ा सोचता, ज्यादा सोचता। अभी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड जैसे ही 6 √2 आया वैसे ही आपने ये दो ऑप्शन काट दिए और इन पर ध्यान फोकस किया। विंड विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड विल अपीयर टू बी गोइंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। अब यहाँ ऑब्जर्वर को मान लीजिए, ऐसा समझे, पहले मैन की वेलोसिटी 6 आई है और विंड की वेलोसिटी साउथ की तरफ अपीयर हो रही है। इससे हमने विंड की एक्चुअल वेलोसिटी निकाल ली स्पेस में।
आप जब मैंने उसकी स्पीड डबल कर दी, तो नई वेलोसिटी ऑफ द विंड विद रिस्पेक्ट टू मैंने निकाल लिया। ये हम कठिन क्वेश्चन मान रहे हैं नीट के हिसाब से, ठीक है? ऑलराइट, रिवर पे जाऊं उससे पहले मैं आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन करा देता हूं, उसकी भी संभावना है। रिवर तो आ गया पेपर में, तो रिवर तो अब शायद चांसेस कम है। ये क्वेश्चन लिखिए, टू पर्सन्स A and B are located in XY plane. Two persons A and B are located in XY plane at points 0, 0 and 0, 10 respectively. Two persons A और B हैं, they are located in XY plane at points 0, 0 and 0, 10 respectively. Full stop. At a time t is equal to 0, they start moving simultaneously. With velocities VA is equal to 2g meter per second, 2j, and VB is equal to minus 2I meter per second. ठीक है? Time after which they will be closest at is. Time after which they will be closest is. फाइव सेकेंड। नहीं, 5 सेकंड सही जवाब नहीं है इसका। मैं आपसे बात करता हूं, देखिए इसमें हम लोगों को एक ट्रायंगल बना लेना चाहिए कि टाइम टी के बाद ये यहाँ पे होगा, u2t पे होगा, और टाइम टी के बाद ये जो डिस्टेंस बचेगा ना, ये इसने 2t चल लिया, ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 - 2t। तो इन दोनों के बीच में, इनकी नई पोजीशंस के बीच में ये डिस्टेंस, ए अब यहाँ आ चुका है और बी अब यहाँ से यहाँ आ चुका है, और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, ये है 2t का स्क्वायर प्लस 10 - 2t का स्क्वायर। सपोज आपके पास पेपर में टाइम काफी बच गया है, यूजुअली ऐसा हो सकता है, ऐसा हो शायद पेपर में लास्ट ईयर भी लोगों के पास काफी टाइम बच तो गया था। अगर आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री सफिशिएंटली स्ट्रांग है तो हो सकता है फिजिक्स के आपसे कुछ ना बन रहे हो और आपके पास टाइम बचा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन से भी चल सकते हैं। ऑप्शंस मैंने दिए तो नहीं है, नहीं तो आप, जैसे मैं बोलता हूँ 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड बाद आप ये देख लेते ये कहाँ है और ये कहाँ है, और 5 सेकेंड बाद आप इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। चारों ऑप्शन में से देखते कब इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम आ रहा है। समझ रहे बात? अगर आपके पास टाइम है और एक क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये आ जाएगा, ऑप्शन से ट्राई करिए। बाद में जो क्वेश्चन, अधिकांश लोग बाद में जो क्वेश्चन करते हैं वो ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं। आपको उसने बोला है 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो देखिए 2 सेकेंड के बाद इनमें डिस्टेंस क्या है, 3 सेकेंड के बाद इनमें डिस्टेंस क्या है, 5 सेकेंड के बाद डिस्टेंस क्या है। अगर आप बाद में आप एक क्वेश्चन पे भी झूल जाएं 10 मिनट और वो सही हो जाए तो मजा आ जाए। अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस साल पेपर में टाइम बचेगा तो आपके पास। ज्यादातर लोगों के पास तो वैसे नहीं बचता है, क्योंकि ज्यादातर लोग
बायोलॉजी के ऑप्शंस में भी टाइम उनका लग जाता है, और अगर बच जाए तो और एक क्वेश्चन बन सकता हो, 20 मिनट बचे और एक बन सकता हो, तो उसके लिए भी जान लगाइए, ठीक है। तो बस यही x है, मतलब ये x का स्क्वायर है, और अब मिनिमम की कंडीशन मुझे लगानी है। तो जब dx/dt 0 होगा तभी भी इसका स्क्वायर 0 होगा। तो मैं इसको वो नहीं कर रहा था, स्क्वायर रूट नहीं ले रहा मैं इसका, मैं डायरेक्टली जो एक्स स्क्वायर की इक्वेशन आई है ना, मैं अगर किसी कंडीशन के लिए एक्स मिनिमम है तो तभी एक्स स्क्वायर भी मिनिमम होगा। बस इसी को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता हूँ, 4t स्क्वायर प्लस 100 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 40t, इसको मैं 0 से इक्वेट कर देता हूँ। तो 4 और 4 8, 16t minus 40 is equal to 0, 16t is equal to 40, so t is equal to 40 by 16, 20 by 8, and 10 by 4, and 2.5 सेकेंड इसका सही जवाब। 2.5 सेकेंड के बाद इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, शायद आ सकता है 2015 में तो एक बार आ गया था और वो पेपर कैंसिल हो गया था। इन्हें आज तक जितने भी वैलिड नीट के एग्जाम्स हुए हैं उनमें किसी में क्वेश्चन आया नहीं है। x की इक्वेशन लिखिए, 2 सेकेंड बाद ये यहाँ होगा 2t पर, और इसकी मतलब t सेकेंड बाद, और ये अगर 2t है जितना भी है तो ये टोटल डिस्टेंस माइनस 2t है, और अब ये इनके बीच के नया डिस्टेंस है। इसके मिनिमम की कंडीशन लगा दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डिस्कशन? थोड़े एडवांस क्वेश्चंस हो रहे थे इस समय, अगर इनमें आप कंफर्टेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं छोड़ ही रहा था चैप्टर, मुझे कुशवाहा जी ने रिक्वेस्ट की, निकिता ने रिक्वेस्ट की तो मैंने करा दिया, नहीं तो मैं तो ये छोड़ ही रहा था कि ये कौन कराए, ये कॉन्फिडेंस कम करने वाला चैप्टर है। चलिए ठीक है, अब इसमें पूछता है कि व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी सवाल का पार्ट बी है कि इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा। √50. बस इस इक्वेशन में t की वैल्यू 2.5 डाल देते हैं बस, और क्या। x जो है वो 2t स्क्वायर 2 into 2.5 का स्क्वायर प्लस 10 minus 2t 10 minus 5 का स्क्वायर, तो ये तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो गया। हाँ, √50 बड़े आसानी से आ गया, शानदार। जो मिनिमम डिस्टेंस है इनके बीच में वो ये है। अगर आपको लगता है कि बाबा एम्स भी इसी से देंगे तो पेपर तो कठिन आएगा, तो फिर ये सवाल कर लीजिए। मैं तो नहीं मानता, मैं तो असर्शन रीजन भी एक्सपेक्ट नहीं करता। तो आपको लग रहा है नहीं बाबा आसान नहीं आएगा, मास्टर झूठ बोल रहा है, तो कर लीजिए ये सारे सवाल भी अच्छे से। बेसिकली खैर वो सवाल अब आपको नहीं करने जिनसे आपका कॉन्फिडेंस कम होता, या तो टीचर की गाइडेंस में आप उन सवालों को करें, टीचर से पूछें, बात करें और डिस्कस करें, और नहीं तो नया जो कुछ भी है वो बात छोड़ दी। जो पहले से आपने अच्छे से किया हुआ है, जो कभी अच्छे से आता था, वो चैप्टर आपके वापस थोड़े थोड़े सारे वीक हो गए। जो भी चैप्टर आपने 20 दिन से नहीं पढ़ा, 1 महीने से नहीं पढ़ा, वो वीक हो गया है, उसी को रिवाइज करिए। बहुत सारे चैप्टर वापस आपके वीक हो चुके हैं, नया कुछ नहीं करना है। लिखिए क्वेश्चन, a particle is moving along x-axis. A particle is moving along x-axis with uniform velocity
with uniform velocity of magnitude 10 meter per second. Of magnitude 10 meter per second. Particle B moves with uniform velocity. Particle B moves with uniform velocity of 20 meters per second. Or 20 meters per second along a direction, making an angle of 60 degree, with positive direction of x-axis. So velocity of B with respect to A is उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है. पार्टिकल A x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. पार्टिकल B जो है वो मेकिंग एन 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे जा रहा है, उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. तो B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में 10√3 I cap. डायरेक्शन I cap. आई कैप ठीक नहीं है. J cap. हाँ जे कैप शाबाश, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड. पार्टिकल ए जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो ए की वेलोसिटी है 10 आई कैप और बी एंगल पे जा रहा है, तो बी को रिजॉल्व कर लेंगे, तो बी की वेलोसिटी है कितनी 20. हाँ, तो 20 cos 60 आई कैप प्लस 20 sin 60 जे कैप, और b की वेलोसिटी निकालनी है a के रिस्पेक्ट में, तो बस vb माइनस va करना है आपको. तो 20 cos 60 है 10 आई कैप और 20 sin 60 ये j कैप माइनस 10 आई कैप, ये और ये कैंसिल हो गए, तो vb माइनस va, तो जो आंसर है वो आ रहा है 10√3 और j कैप. ये डायरेक्टली रिलेटिव वेलोसिटी की ही तो डायरेक्शन है. इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया. जनरल क्वेश्चंस हो गए ये, रेन के, रिजल्टेंट के, रिलेटिव के. अब मैं आपसे फाइनली वो रिवर प्रॉब्लम्स दे रहा हूं. क्वेश्चन लिखिए. A boat takes 2 hours to travel 8 kilometer and back in still water. Still water है पहले. सर रिपीट कर दीजिए एक बार. A boat takes 2 hours to travel 8 kilometers and back in still water, full stop. When the water velocity is 4 km per hour, time taking for going upstream, 8 km and back is, जब पानी नहीं बह रहा है, वाटर काम है, तो आने और जाने में 2 घंटे लगते हैं. 8 किलोमीटर जाने में और 8 किलोमीटर आने में. और जब पानी भी बह रहा है, पानी की स्पीड 4 है 4 है, तो अब आने और जाने में टोटल 8 किलोमीटर मिला के टाइम कितना लगेगा. पहली बात तो खाली यही बता दीजिए कि कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा. पेपर में तो खाली इतना ही एक्सपेक्टेड है कि कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा कि सेम लगेगा. ज्यादा. हाँ, ज्यादा लगेगा. शाबाश अनुष्का, आपने लगता है ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा. Four hours. नो, ज्यादा लगेगा.
ज्यादा लगेगा तो, पर वो 4 आवर्स भी नहीं है। अब ये एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं था जो आप रिवर प्रॉब्लम के नाम से एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगेन आई हैव टेकन यू बाय सरप्राइज। रिवर में आप मिनिमम टाइम, मिनिमम पाथ की बातें के लिए मेंटली तैयार होकर बैठे होंगे। रिवर का नाम तो आया पर क्वेश्चन कुछ और ही आ गया, दिमाग की दही हो गई। ऐसा पेपर में बहुत बार होगा आपके साथ, एक नहीं बहुत बार होगा। कहता है पानी तो पहले बह नहीं रहा, तो पहले टोटल डिस्टेंस 16 है और टोटल टाइम जो है वो उसने दिया ही हुआ है। लिख दीजिए स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस। उल्टा बोल रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो स्पीड ऑफ बोट है वो है पहले वेलोसिटी ऑफ बोट, पहले तो खाली बोट ही चल रही है और टोटल डिस्टेंस ये है और आने जाने में इसको 2 आवर्स लग रहे हैं। तो 16/2 खाली अगर अकेली बोट चले तो उसकी स्पीड ये है। अब जो उसे बाद में टाइम लगेगा ना, वो 8 पानी की डायरेक्शन में जाने में, उसको ये टाइम लगेगा उसको, और उल्टी डायरेक्शन में आने में उसको ये टाइम लगेगा। जो टाइम आपको निकालना है ना वो है 8 + 4 + 8/8 - 4, 8/12 + 8/4, so 1/3 + 2, sorry 2/3 + 2 है ना, 3 to the 6 + 2, 8/3 आवर। अब देखना है उसने काय में ऑप्शंस दिया है। सो दिस इज 3 to the 20 एग्जैक्ट 160 मिनट्स भी इसका एक आंसर हो सकता है। 2 hours 40 मिनट भी इसका आंसर हो सकता है। ऐसा कुछ, बस इतना सा करना है। पानी जब आपकी मदद कर रहा है डाउन स्ट्रीम तो ये है, और जब आप पानी के अगेंस्ट आ रहे हैं अपस्ट्रीम तो ये है। कर सकते हो मैनेज तो कर लीजिए, वरना अब तो आप छोड़ने की इसमें आ जाइए। जो ज्यादा कचरा लग रहा हो उसे छोड़ दीजिए। इजीली क्लास में समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया। इम्परफेक्शंस रहेंगे, रहने दीजिए। इम्परफेक्शंस रहेंगे बार बार, मतलब एटलीस्ट ये डर को हावी मत होने दीजिए। सारी प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ होगी, डर के मारे दिक्कत हो रही होगी इस समय, वो पर हावी ना होने दें। अगर किन्हीं क्वेश्चंस करके डर लग रहा है, पिछले टेस्ट में अटेंडेंस बहुत कम थी, मेरा तो मन था कि मैं अब क्लास लेना बंद कर दूं या सिर्फ उनके लिए क्लास लूं जो टेस्ट दे रहे हैं, बाकियों की एंट्री में बंद कर दूंगा। शायद कर भी दूंगा, टेस्ट जो नहीं देगा उसको मैं एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है। तो पर वो पहला टेस्ट था 11-12 पूरे सिलेबस का, इसलिए मैंने अलाउ कर दिया। अगली बार से जो टेस्ट नहीं देगा उसको मैं क्लास में अलाउ करूंगा ही नहीं, ये बस आप समझ लें। टेस्ट आपको देना ही देना है, यू डोंट हैव अ चॉइस। वरना आज मैंने आप पक्का डिसाइड कर लिया कि जो अब टेस्ट नहीं देंगे उनको क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। टेस्ट से आप कब तक घबराओगे? एक दिन पहले आप बीमारी पड़ जाओगे, प्रेशर ज्यादा लोगे, अच्छा नहीं होगा और क्या। देखेंगे, ड्रॉप ले लेंगे दोबारा, प्राइवेट में करा देंगे पेरेंट्स, कुछ भी अपने आप को समझाओ, पर टेस्ट मिस मत करो। एक और ड्रॉप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, हालांकि अगले साल ड्रॉप तो ऐसा बेकार ही जाएगा, ज़्यादा टाइम तो मिलना है नहीं। 5-6 महीने बाद फिर पेपर खड़ा हो जाएगा सिर पे। सितंबर अक्टूबर तक जाके आप फ्री होगे, काउंसलिंग का वेट करते करते अगले साल का पेपर सिर्फ 5 महीने बाद फिर खड़ा हो जाएगा सिर पे। इसी साल निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा है।
क्वेश्चन लिखिए आगे। स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर। स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। Speed of boat is 5 km per hour in still water. It crosses a river of width 1 kilometer. It crosses a river of width 1 kilometer in shortest possible path. Crosses a river of width 1 kilometer in shortest possible path in 15 minutes. Shortest possible path in 15 minutes. Velocity of the river water is. Velocity of the river water is. थ्री किलोमीटर पर आवर। हाँ बिल्कुल सही है। 3 kilometer per hour. ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। ऑलराइट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बोल दिया उसने। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनो कि जब वो ऐसे जाता है ना तो पानी उसे यहाँ जाती है और वो ऐसे जाता है। इसका रास्ता तो लंबा है पर टाइम मिनिमम होता है। जब वो राइट एंगल्स पे स्टार्ट करता है तो राइट एंगल पे स्टार्ट करता है तो आदमी की वेलोसिटी यहाँ है, पानी की यहाँ है, रिजल्टेंट यहाँ है, ठीक है ना। ऐसे में कि ये डिस्टेंस पानी बहा के लेकर ऐसे ड्रिफ्ट डिस्टेंस कहते हैं। और हालांकि वो जा यहाँ रहा है पर इस साइड से भी अगर आप टाइम निकालेंगे तो चलेगा। टाइम का हमेशा एक ही फॉर्मूला है मेरे हिसाब से। टाइम है डिस्प्लेसमेंट अपॉन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, शायद आपको अभी समझ में ना आए पर ये पूरी फिजिक्स में हमेशा लग सकता है। ये यहां गया है तो तुम ये वाले रास्ते से भी टाइम निकाल सकते हो, इससे भी टाइम निकाल सकते हो, इससे भी टाइम निकाल सकते हो, जिसकी भी तुम्हें जानकारियां ज्यादा प्राप्त हो। अगर तुम इस डिस्टेंस को ले लो और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ले लो तो भी वही टाइम आएगा। टाइम तो इससे भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा। किसी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले लेना और वेलोसिटी का कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में ले लेना, वेलोसिटी का कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन ले लेना। बहुत पावरफुल पॉइंट है ये 5 स्टार वाला। क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इट क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ये बोला है। ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और यहाँ टाइम जो है ना 15 मिनट्स की जगह 15 का 60 1/4 आवर लिख लीजिए, क्योंकि सारी बातें kmp's में चल रही हैं। ये स्पीड ऑफ बोट जो है, यहाँ जो स्पीड है, इट क्रॉसेस द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। तो एक्चुअली वो गया तो ऐसे होगा और वो ऐसे पहुंचा है, ऐसे निकलेगा, पानी यहाँ लाएगा, उसकी वेलोसिटी में बस ये कंपोनेंट बचेगा और वो ऐसे जाएगा। स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन वाटर 1 किलोमीटर। अब टाइम यहाँ ले लीजिए, टाइम इज इक्वल टू ये वाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ अगर बोट है और ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है और एंगल अगर नहीं दिया है तो टाइम है ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो विड्थ है अपॉन वेलोसिटी का यहाँ कंपोनेंट, ये बोट स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर स्क्वायर। तो टाइम है वो 1/4 आवर है, विड्थ है 1 किलोमीटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर, एक 5 स्क्वायर है, बोट की वेलोसिटी 5 है और आपको वाटर की निकालनी। हाँ, ऐसा कुछ। इसको अगर मुझे थीटा पता होता तो मैं ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को v बोट का cos थीटा कह लेता। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को v बोट का cos थीटा कह लेता। पर अगर थीटा नहीं पता, ये दोनों पता है, तो हमें इससे निकालनी तो ये है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर है, मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में चाहिए, मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर था 3 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन लिखिए, अ मैन क्रॉसेज अ रिवर
A man crosses a river 320-meter wide. A man crosses a 320-meter wide river perpendicular to the current. Perpendicular to the current in 4 minutes. Perpendicular to the current in 4 minutes. If in still water, he can swim with a speed of 5/3 times. If in still water, he can swim with a speed of 5/3 times that of the current. That of the current. Then speed of the current in meter per minute is. Speed of the current in meter per minute is. Man crosses a 320-meter wide river perpendicular to the current पे ध्यान दीजिएगा in 4 minutes. If in still water he can swim with a speed of 5/3 times that of the current. Current मतलब पानी का current, पानी का flow. Then speed of the current, यानी पानी की स्पीड निकालनी है, वही सवाल है फिर से, वही सवाल है, और उसने ऑप्शन मीटर पर मिनट में मांगा है. $120 meter per minute. नहीं, थोड़ा गलत हो गया. शायद ठीक लिखा है, ठीक था आपका आंसर शायद. हाँ ठीक था. फिर से वही है, मैन क्रॉसेज अ 320 मीटर वाइड रिवर परपेंडिकुलर टू द कर्व. ये जो पाथ बताते हैं ना, ये रिजल्टेंट पाथ बताते हैं. ये मत सोचना उसने परपेंडिकुलर स्टार्ट किया था कि परपेंडिकुलर जा रहा है, या तो बोलेगा ही स्टार्ट्स इन दिस डायरेक्शन, वरना जो पाथ दिया उसने रिजल्टेंट पाथ दिया है. फिर से यही केस है कि उसने स्टार्ट तो ऐसे लिया होगा, ये वेलोसिटी ऑफ बोट है और ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, यानी वेलोसिटी ऑफ करंट, और जरूर परपेंडिकुलर वो जा रहा है. फिर से उसने थीटा नहीं दिया. A man crosses a 320 मीटर वाइड, जो W है वो 320 मीटर ही रहने दीजिए, और जो टाइम है वो टाइम तो खैर हमेशा ही 4 मिनट होता है, कोई सा भी रास्ता कंसिडर कर लें, टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. He can swim, उसकी स्पीड जो है वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ मैन कैन बी 5/3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वाटर. स्पीड ऑफ द करंट, तो फिर से मैं तो ये बोलूंगा कि भाई जो टाइम है वो इस डायरेक्शन में जाने का ही टाइम दिया है, जो टाइम 4 मिनट ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. नाउ वेलोसिटी का मुझे ये वाला कंपोनेंट लेना है, ये बोट ये मैन की वेलोसिटी है माइनस ये करंट की वेलोसिटी है, ये मुझे निकालनी है, बस यही. तो ये 50 हो जाएगा, ये मैन का स्क्वायर, ये इसने बोला 5/3 u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 80. तो 5 - 3 2 u का स्क्वायर बाय 3, अब इज इक्वल टू 80 इंटू 80 ले लेता हूँ इसको. तो u स्क्वायर इज 80 इंटू 80 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा. सर रूट के अंदर 25/9 आना चाहिए ना. 25/9. हाँ, तो ये पूरा ऐसा है, ये 25/9 u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 80. अभी शायद ये सॉल्व हो जाए, इसलिए तो लगा है यहाँ पे, शायद ये सॉल्व है. 25 - 9 16 16 है, 4/3 u इज इक्वल टू 80 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 80 इंटू 3/4, तो 23 जा 60 ही आ रहा है इसका आंसर. 60 ठीक है. एक्सीड मीटर पर सेकंड में पूछी हुई है. नहीं, मीटर पर सेकंड में नहीं है. क्या चीज पर सेकंड में दी थी? टाइम भी उसने मिनट में दिया था. ये इनकी तो कोई वेलोसिटी थी नहीं,
ये मीटर में था और ये मीटर में था और ये मिनट में था, मैंने इसका कन्वर्जन नहीं किया था, तो अपने आप ये आंसर मीटर पर मिनट में ही आए हैं, हमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक क्वेश्चन है ये भी। प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया है इन लोगों ने, पर बोट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, ये वही केस है। अगला क्वेश्चन लिखिए। A boat is moving with a velocity 3i plus 4j. A boat is moving with a velocity 3i plus 4j with respect to ground. With respect to ground. And water in the river. Water in the river is moving with a velocity minus 3i minus 4j with respect to ground. The water in the river is moving with a velocity minus 3i minus 4j with respect to ground. Full stop. Relative velocity of the boat with respect to water. Relative velocity of the boat with respect to water is. So velocity of boat minus velocity of water कर दीजिए, वेक्टर फॉर्म में तो सब पहले से दिया ही हुआ है। velocity of boat minus velocity of water कर दीजिए, ये 3i plus 4j minus 3i minus 3i plus 4j plus 3i plus 4j 8i plus 6i plus 8j। सिक्स आई प्लस 8j। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बस चेक हो गया। Boat with respect to water and a velocity of boat minus velocity of water. अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। A person aiming to reach exactly the opposite point. A person aiming to reach exactly the opposite point on the bank of a stream, on the bank of a river, is swimming with the speed of 0.5 meter per second. 0.5 meter per second at an angle of 120 degree. At an angle of 120 degree with the direction of flow of water. At an angle of 120 degree with the direction of flow of water. Speed of water in the stream is. Speed of water in the stream is. Point 25. There are person aiming to reach exactly the opposite point. तो ये वाला तो केस मुझे होता ही पता ही है कि अगर वो ऐसे जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन ये होगी और रिवर यहाँ लाएगी, रिवर नहीं लिखता वाटर लिख देता हूँ, नहीं तो आर फॉर रिजल्टेंट और आर फॉर रिवर से मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ। वेलोसिटी ऑफ वाटर ये इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी और रिवर प्रॉब्लम मतलब रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम नहीं है, रिवर मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि आदमी की भी वेलोसिटी है और आदमी पे पानी की वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी स्विमर के एक साथ काम कर रही है। So these are the questions of resultant velocity. तो ये एंगल थीटा है, तो इस तरह इसकी वेलोसिटी होती है vm cos थीटा। रिवर क्रॉस करने में जो इसे टाइम लगता है वो होता है w अपॉन vm cos थीटा। रिवर क्रॉस करने में ये टाइम लगता है और इसी को मैं अंडरवुड v बोट स्क्वायर माइनस v वाटर स्क्वायर कह रहा था। और खैर जो vm का साइन थीटा है उसको पानी की वेलोसिटी कैंसिल कर दे, जो vm का साइन थीटा है उसको पानी की वेलोसिटी कैंसिल कर दे। तो अच्छा यहाँ से एंगल 120 डिग्री दिया, ये 30 है, ध्यान देना पड़ेगा।
ये पूरा एंगल 120 है, हमें ये एंगल चाहिए होता है 30। पर्सन की स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड है, तो 0.5 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये कंडीशन होगी तो वो सीधे सामने पहुंचेगा। उस पर्सन में एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी बचे ही नहीं। एक्स डायरेक्शन में ये पानी की वेलोसिटी है और एक्स डायरेक्शन में आदमी की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है, दोनों कैंसिल हो जाए तो पर्सन की रिजल्टेंट वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होगी। बस यही क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था और हमारे अच्छे स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, मतलब गलत कर दिया, गलत कर दिया। सर यहाँ पे साइन 30 लेंगे या साइन 60? साइन 30 होगा या फिर साइन 60? फिर से बोलना। साइन 60 होना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि जो थीटा है वो 60 डिग्री है। नहीं, एक्चुअली रिवर फ्लो ये है और यहां से 120 डिग्री है ये एंगल, तो ये 90 और ये 30 है। 120 है 90 प्लस 30। मैं ये वाला एंगल नहीं ले रहा, ये ले रहा हूँ। वी एम कॉस थीटा यहाँ आएगा अगर थीटा ये लिया है तो, और वी एम साइन थीटा जो है वो पानी की वेलोसिटी से कैंसिल हो रहा है। ये ठीक है, कुछ डाउट बचा है? कुशवाहा सब ठीक है, आगे जाए। यस सर। एंगल आप कहाँ से ले रहे हैं उसका आप ध्यान दे लीजिए। हाँ सर। एंगल कहाँ से ले रहे हैं? अगला क्वेश्चन लिखिए। A man swims across a river. A man swims across बोला है उसने a river with a velocity of 3 km per hour. With a velocity of 3 km per hour due east. पता नहीं किसकी वेलोसिटी है। मैन की वेलोसिटी ड्यू ईस्ट बता दी उसने। अब नदी हमेशा हमेशा जरूरी नहीं है कि वैसे ही बहेगी जैसे हम डायग्राम बनाते हैं। शायद नदी पता नहीं नॉर्थ टू ईस्ट आ रही होगी या पता नहीं क्या होगा। A man swims across a river with a velocity of 3 km per hour due east. Full stop. Velocity of the man relative to water. Velocity of the man relative to water is 4 km per hour. Due north. Velocity of the man is 4 km per hour due north. इसका मतलब वो जो पहले वेलोसिटी दी थी ना, a man swims across a river with a velocity of 3 km per hour due east, वो रिवर की वेलोसिटी थी, क्योंकि मैन की तो अलग से बाद में बोल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द मैन रिलेटेड टू शोर इज, वेलोसिटी ऑफ द मैन रिलेटेड टू शोर इज velocity 5. हाँ, एक 3 दिया और एक 4 दिया है तो फिर आंसर अक्सर 5 ही होगा। ये रिस्क आप ले सकते हैं, हालांकि गारंटी तो नहीं है पर ये रिस्क ले सकते हैं। कहता है मैन स्विम्स, रिवर की वेलोसिटी 3 है ड्यू ईस्ट, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है ये 3, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू वाटर is 4 km per hour due north. ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये 4 km पर। अगर एक 3 और एक 4 है और वो पूछे भी है उसने, अब ये रिवर प्रॉब्लम तो होते ही रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। रिलेटिव से भी निकालते तो शायद यही आता, पर ये तो √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आएगा, ये 5। एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि जब वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर बता रहा है ना, तो उसका मतलब होता है कि अगर यदि वाटर रेस्ट पे है तो रिलेटिव का मतलब ये होता है एज इफ वाटर इज एट रेस्ट।
तो जो विद रिस्पेक्ट टू वाटर बता रहा है ना, वही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता रहा है। अगर पानी रेस्ट पे होता, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ, कभी कभी वो बोलता है वेलोसिटी ऑफ द मैन, रिलेटिव बोल दिया उसने, रिलेटिव टू वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब यदि वाटर को अगर रेस्ट पे माने तो मैन की वेलोसिटी 4 है, तो वो बोल दीजिए रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, velocity, relative velocity of man with respect to water is equal to relative velocity of man with respect to ground, is equal to relative velocity of man with respect to ground. तो अभी भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकालना है। आदमी में दो वेलोसिटी है, एक पानी की और एक खुद की, तो आंसर आ जाएगा 5। ये बात तो ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं। इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं। 3 4 5 ट्रायंगल है, ये एंगल 37 डिग्री आएगा। ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, तो मेरे ख्याल से बोलेंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नहीं, तो इसके सामने तो ये बड़ी साइड के सामने तो बड़ा एंगल आएगा, ये 53 डिग्री आएगा, ये 37 डिग्री आएगा, ये बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल आएगा, ये छोटा एंगल आएगा, तो ये होगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ से 37 डिग्री ईस्ट की तरफ है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये डायरेक्शन ठीक है। बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल आना था। अगला पार्ट है सवाल का, टाइम टू क्रॉस द रिवर of width 1 kilometer. Time to cross the river of width 1 kilometer. Time to cross the river of width 1 kilometer. में। हाँ सही बात है। उसने कहा मैन स्विम्स अक्रॉस अ रिवर विद अ वेलोसिटी दिस मच, अक्रॉस बोला है। अक्रॉस का पता नहीं कुछ मीनिंग यहाँ है या नहीं है। A man swims across the river, और पानी ईस्ट में बह रहा है। जो ईस्ट यही बोला है, ये रिवर है और ये मैन नॉर्थ में जा ही रहा है, और अक्रॉस का यही मतलब हो गया उसने उसको राइट एंगल्स पे क्रॉस किया है। अक्रॉस का यही मतलब हो गया कि उसने उसे राइट एंगल्स पे क्रॉस किया है। तो अब टाइम तो वही होगा, टाइम होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट जो है 1 किलोमीटर है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो 1/4r। यहाँ ये हमें अज्यूम करना पड़ा सवाल की लैंग्वेज में, हालांकि बहुत क्लियर तो नहीं था, पर अक्रॉस मतलब वो राइट एंगल्स पे गया है। अक्रॉस मतलब वो राइट एंगल्स पे गया है और रिवर ईस्ट में बह रही है। ये वैसे ही केस है, मतलब जैसे होता था, रिवर ईस्ट में बह रही है, वैसे ही केस है जैसे होता था। इसमें अगला पार्ट लिखिए, हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट will he reach the opposite bank?
from the starting point will he reach the opposite bank. ये अच्छा है, ये वाला पॉइंट एक स्टार देने लायक है। ये काम की बात है। 3/4 kilometers. हाँ, that's right, very good. ये रिवर यहाँ जा रही है और इसकी वेलोसिटी वाटर की है शायद 3। अब मैंने स्टार्ट तो यूं लिया, पर वो यूं पहुंच रहा है। अक्रॉस का ये मतलब नहीं है कि ऐसे ही जाएगा, ये भी इस पार से उस पार चला गया। हाँ, मैन की वेलोसिटी हमेशा यही थी और डिस्प्लेसमेंट भी यही था। मैन की वेलोसिटी यहाँ है, उसने एक्चुअल पाथ ये फॉलो किया है, तो मैं ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से भी आंसर निकाल सकता था। और अब खैर मुझे डिस्टेंस ए भी निकालना है और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ वाटर है। टाइम तो हर बार सेम है, वेलोसिटी ऑफ वाटर है 3 किलोमीटर पर आवर और टाइम है पता नहीं 1/4 आवर शायद। तो 3/4 किलोमीटर 750 मीटर, 750 मीटर। ये ड्रिफ्ट वाला सवाल ठीक है, इतना ड्रिफ्ट डिस्टेंस हो गया। उसने स्टार्ट राइट एंगल्स पे ही किया था, हालांकि पहुंचा वो राइट एंगल्स पे नहीं था, पानी उसे बहा के ले गया था। अक्रॉस का ये बिल्कुल डायरेक्ट मतलब नहीं था कि राइट एंगल्स पर, अक्रॉस का मतलब बस ठीक था कि वो इस पार से उस पार चला गया। एक क्वेश्चन और लिखिए, a swimmer can swim with a velocity of 10 km per hour with respect to water with water flowing in the river with a velocity 5 km per hour. Water flowing in the river with velocity 5 km per hour. तो ये तो मैंने अभी भी बताया था कि आदमी की जो वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में देते हैं, बस वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है, उसे खाली आदमी की वेलोसिटी माना जा सकता है। अगर बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर कह रहा है तो वो v माइनस vw है, पर यदि स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर कह रहा है तो वही स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वही आपको बस स्विमर की वेलोसिटी लेनी होती है, उसमें विद रिस्पेक्ट टू वाटर का कुछ भी करना नहीं है। तो ये पार्ट कह रहा है, इन विच डायरेक्शन शुड ही स्विम टू रीच अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक जस्ट ऑपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। इन विच डायरेक्शन शुड ही स्विम टू रीच द पॉइंट ऑन द अदर बैंक just opposite to the starting point. ये तो वही केस है जो लास्ट आया भी था, ऐसे वो स्टार्ट करे, ये थीटा है, ये वीएम है, और जो वीएम का साइन थीटा है वो वी वाटर हो जाए। जो वीएम का साइन थीटा है वो वी वाटर हो जाए। कह रहा है कि स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर, स्विमर की स्पीड है 10 साइन थीटा और पानी की वेलोसिटी है 5, तो वही साइन थीटा 1/2 आ गया, थीटा 30 डिग्री आ गया। ध्यान से देखना है कि वो ये एंगल मांग रहा है, ज्यादातर वो ये एंगल मांगेगा विद द बैंक या विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, ज्यादातर वो आपको ये एंगल मांगेगा। इसमें 90 की आपसे गलती होगी, जल्दबाजी में 90 की आपसे गलती होगी। ठीक है,
सेकेंड पार्ट है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इफ इट इज 100 मीटर वाइड। टाइम निकालना है आपको सेकेंड्स में, टाइम निकालना है सेकेंड्स में। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इफ इट इज 100 सेकेंड वाइड और ये 100 मीटर वाइड। टाइम है w अपॉन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, जो कि मैं vm cos थीटा भी कह सकता हूँ, या w अपॉन vm स्क्वायर माइनस v रिवर्स v वाटर स्क्वायर कर सकता हूँ। विड्थ है 100 मीटर और ये जो वेलोसिटी है ये ध्यान से देखनी पड़ेगी, ये 10 किलोमीटर पर आवर थी। किलोमीटर को मैं 1000 लिख रहा हूँ और 1 आवर को 3600 लिख रहा हूँ। 10 kilometer per hour, 100 by 36, then 50 by 18, then 25 by 9. ये 25 by 9 का स्क्वायर है माइनस, इसका आधा है। एक 10 थी तो एक 5 थी। cos थीटा से मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि सवाल में मुझे बेसिकली थीटा दिया नहीं था। सवाल में मुझे डायरेक्टली ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दी थी, तो ये हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 इंटू 25/9 हो जाएगा का स्क्वायर, हो जाएगा 100 इंटू बाहर आके हो जाएगा 9 इंटू 25 और हो जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी √3/4। तो 100 इंटू 25 अपॉन 9/2 और √3 ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा ये सॉल्व करके बताइए। 24√3। पूरा सॉल्व करिए, रूट कुछ नहीं चाहिए। 6927। मैं cos थीटा से करता तो मुझे आसान पड़ता, cos थीटा से करता तो आसान पड़ता, पर थीटा मुझे सवाल में बेसिकली दिया नहीं था, इसलिए मैंने थीटा नहीं लिया। 408 seconds. 08 seconds 10 to 50। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अप्रोक्सीमेटली तो मैं देख रहा हूँ ये 10/9 10 बच रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो 50/2 125 बच रहा है और 125 इंटू फिर 1.73 हो जाएगा। 40.8 हाँ ठीक है, कुछ 41 टाइप ही आंसर आ रहा है उसका। इन सवालों में एक बात सुनिए कि अगर ये ऐसा केस होना है, अगर ये v है वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो अगर सपोज मैन की वेलोसिटी वाटर से कम है, अगर मैन की वेलोसिटी वाटर से कम है तो क्या होगा? आदमी भेजाएगा। हाँ बिल्कुल देसी अंदाज में कौन का आंसर था भाई? किसका आंसर था ये? अनुषा। अरे अनुष्का देसी गर्ल हो गई तो। हाँ, अगर आदमी की वेलोसिटी कम है तो ऐसे बह जाएगा। अगर उसे ठीक राइट एंगल पे पहुंचना है, अगर यहाँ पहुंचना है तो उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होनी चाहिए ताकि उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पानी से कैंसिल हो जाए। अगर आदमी की वेलोसिटी कम है तो उसका कंपोनेंट तो और भी छोटा हो जाएगा। अगर ये आदमी की वेलोसिटी जरा सी है तो उसका एक कंपोनेंट इतना सा होगा। अब पानी की वेलोसिटी, अब आदमी में दो वेलोसिटी होंगी, एक यहाँ और एक यहाँ, और फिर वो रिजल्टेंट कहीं यहाँ जाएगा। एक लाइन बस आप लिख दीजिए,
इंपॉर्टेंट लाइन है कि वेलोसिटी ऑफ मैन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ वाटर. Velocity of man is less than velocity of water. Then he will not be able to cross the river at right angles. Then he will not be able to cross the river at right angles. बस ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वो राइट एंगल्स पे नहीं क्रॉस कर पाएगा. राइट एंगल्स पे क्रॉस करने के लिए उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए पानी से. पानी धीरे बह रहा हो तो राइट एंगल पे जाएगा. पानी तेज बह रहा हो तो पानी के साथ बह के चला जाएगा. ये अगला एक क्वेश्चन लिख लीजिए. मैन कैन स्विम with velocity v relative to water. He has to cross a river of width d flowing the velocity u. और यहाँ देख लीजिए पानी की वेलोसिटी ज्यादा दे दी मैंने. पानी की वेलोसिटी ज्यादा दे दी. The distance through which he is carried down the stream. Then avoid drift distance. But the river is x. करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. करेक्ट स्टेटमेंट इज ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का. बस ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आज का.
बताओ तान्या शुक्ला से क्या आंसर है? तान्या शुक्ला, बताइए, एनीबॉडी आंसर बताइए। सर सिर्फ फोर्थ रॉन्ग है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फोर्थ तो डेफिनेटली रॉन्ग है ही। फर्स्ट। थर्ड भी गलत है। सिर्फ फर्स्ट सही है, सिर्फ फर्स्ट सही है। क्या है कि अगर वो मिनिमम टाइम में जा रहा है, मिनिमम टाइम में जाने के लिए मतलब वो क्या ऐसे स्टार्ट तो ले ही सकता है। जब वो ऐसे स्टार्ट लेगा ना, ऐसे स्टार्ट लेगा तो पानी उसे वापस यहाँ ले आएगा और वो यहाँ पहुंचेगा। ये मिनिमम टाइम को करस्पॉन्ड करता है। वो ऐसे स्टार्ट तो ले ही सकता है, स्टार्ट उसने ऐसे लिया है, हालांकि पानी उसे यहाँ ला रहा है और हमेशा यहाँ जा रहा है। अब जो उसका ड्रिफ्ट डिस्टेंस होगा ना, इस समय कहता है एबी क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम, उस समय एक्स कितना है वो मुझे मालूम है, वो निकाल लेता हूँ। ये जो एक्स है आपकी बार वो है वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टाइम, और वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो उसने यू दिया है, रिवर की वेलोसिटी यू दिया है, और जो टाइम है वो मैं ये ले सकता हूँ, डिस्टेंस है डी, और इस समय इस ये डायरेक्शन, अगर वो ऐसे स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी यहाँ है उसकी, अगर वो ऐसे स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी यहाँ है। तो टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में। मिनिमम टाइम के लिए अगर वो ट्राई करेगा ना, मिनिमम टाइम के लिए ट्राई करेगा तो ऐसे घर से निकलेगा, पानी यहाँ ले जाएगा और पहुंचेगा ऐसे। उस समय एक्स का ये फॉर्मूला सही है। और फिर कह रहा है एक्स कैन नॉट बी लेस देन du by v, तो एक्स इससे कम तो हो ही सकता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट कर ले तो पानी यहाँ लाएगा, अगर वो ऐसे स्टार्ट कर ले इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली स्टार्ट करना है ऐसे। अगर ऐसे स्टार्ट कर ले तो पानी उसे यहाँ ड्रिफ्ट कर लेगा, और ये डिस्टेंस du by v से ये एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। एक बात है, ये जो ड्रिफ्ट है ये कभी जीरो नहीं हो सकता कि वो यहाँ से स्टार्ट करे और यहाँ पहुंच जाए। हाँ, वो ऐसे स्टार्ट करेगा तो यहाँ पहुंचेगा, और वो ऐसे स्टार्ट करेगा तो यहाँ पहुंचेगा, और वो ऐसे स्टार्ट करेगा तो यहाँ पहुंचेगा। ठीक है। For x to be minimum, he has to swim in a direction. x के मिनिमम होने के लिए तो कंडीशन बड़ी कठिन मैथमेटिकल कंडीशन है कि x मिनिमम कब होगा, और उसका एंगल ये नॉर्मल जो होता था ऐसे जब चलेगा ना ये तो x मिनिमम नहीं हो पाएगा। अभी भी वो इसकी वेलोसिटी कम है, उसकी वेलोसिटी कम है, उसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट कम है। अब आदमी में दो वेलोसिटी होंगी, एक कुछ इधर और एक रिजल्टेंट इधर, तो वो यहाँ जाएगा तो ये हो जाता। अगर वेलोसिटी बड़ी होती तो, अगर v बड़ा होता तो ये सही होता, अगर v बड़ा होता तो ये सही होता। आदमी की वेलोसिटी अगर ज्यादा होती, आदमी की वेलोसिटी ज्यादा होती तो ऐसा कुछ आता। ठीक है, थर्ड को मैं फिर से डिस्कस कर ले रहा हूं। अगर आदमी की वेलोसिटी v है और पानी की वेलोसिटी u है और एंगल थीटा है, तो v sin थीटा इज इक्वल टू u, तो sin थीटा इज इक्वल टू u by v। तो अगर उसने ये लिखा होता ना u by v, for x to be minimum
he has to swim in a direction making an angle of ये sin inverse u by v, तो ये सही हो जाता है। समझ रहे हैं बात को आप? u बड़ी वेलोसिटी है, u बड़ी वेलोसिटी है, v छोटी वेलोसिटी है। तो बड़ा, अगर v बड़ा होता, अगर v बड़ा होता तो sin थीटा होता छोटा अपन बड़ा, फिर ये सही होता। अब तो sin थीटा बड़ा अपन छोटा है, नहीं, u ग्रेटर देन v। एक मिनट, अगर ये v होता, अगर ये v होता तो v sin थीटा u के बराबर हो जाता, v sin थीटा, तो sin थीटा u by v हो जाता, तो थीटा sin इनवर्स u by v हो जाता। हाँ, अगर ये u छोटा होता तो ये सही होता। अभी जो है ना, अभी v एक छोटी वेलोसिटी है, और छोटी वेलोसिटी का v sin थीटा अगर u के बराबर हो भी गया, मतलब छोटी वेलोसिटी का sin थीटा तो u के बराबर हो ही नहीं सकता ना। v ऑलरेडी छोटी वेलोसिटी है, छोटी वेलोसिटी का sin थीटा, छोटी वेलोसिटी का sin थीटा तो कभी v के बराबर हो ही नहीं सकता। वही बात है मेनली, बस ये अगर ये sin इनवर्स u by v होता तो ये आंसर सही हो जाता, बस वही समझना है आप। बात समझ में आ गई? अगर वो ऐसे स्टार्ट लेगा तो इतना उसमें ड्रिफ्ट होगा, और अगर ऐसे चलेगा तो ड्रिफ्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से लिया और पहुंचा यहाँ। पर अगर उसकी वेलोसिटी कम है तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता, मिनिमम तो हो सकता है पर जीरो नहीं हो सकता। ये जीरो तब होता जब ये वेलोसिटी v होती और v u से बड़ी होती, और v का sin थीटा अगर u होता तो। ठीक है, तो ये भी गलत है। बस यही सब बातें हैं। आई थिंक अगर इनमें क्वेश्चन आया तो ये आपसे बन जाएगा। दैट इज ऑल फॉर नाउ। ठीक है, यस सर।